Hello everyone, welcome to YouTube channel of RN Classes. In today's video, I will be discussing Smart Wonder School midterm examination of class 8th, session 24-25. This paper was conducted by Smart Wonder School and we are just providing you the video solution of this paper. So these are the general instructions. 3 hours का पेपर था और 80 मार्क्स का पेपर था. So let's go to the question number 1. What is the maximum number of obtuse angles that a quadrilateral can have? अच्छा, obtuse angles क्या होते हैं भाई? जिनका मेजर 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से स्मॉल हो, राइट? क्वाड्रिलेटरल्स के हमें पता है 4 एंगल्स होते हैं. अब देखते हैं कितने मैक्सिमम ऑब्ट्यूज बन सकते हैं जिससे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाए. अब यहाँ पे मैं एक क्वाड्रिलेटर बनाने की कोशिश करती हूँ. लाइन सेगमेंट ले ली. अब ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है. यहाँ पे मैं एंगल बनाती हूँ जस्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री. ये तो जरूरी नहीं है बहुत बड़ा एंगल बनाना है, थोड़ा सा पॉइंट्स में भी फर्क हो सकता है. ठीक है, ये हमने बना दिया. अब यहाँ पे अगर मैं एक एंगल बनाऊं विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल्स. अगेन यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया मैंने, बन गया ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है. अच्छा, अगर यहाँ पे भी मैं ऑब्ट्यूज एंगल बनाती हूँ थोड़ा सा 90 से बड़ा, सपोज यहाँ तक लाइन सेगमेंट ली और थोड़ा सा 90 से बड़ा एंगल है ये, दैट इज, तो अगर मैं एक्सटेंड करूं और इसको एक्सटेंड करूं तो कहीं ना कहीं तो ये मीट होएंगे. देखो यहाँ पे आगे जाके मीट हो रहे, यहाँ पे ये मीट हो गया, मतलब हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया. सो दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंड दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज. तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल क्या बन गया हमारा? लेस देन 90 डिग्री. एक्यूट एंगल है ये. ठीक है. अगर ये तीनों एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं तो ऑब्वियसली फोर्थ वन शुड बी स्मॉलर देन 90 डिग्री. तो मैक्सिमम वी कैन हैव 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, बना के हमने देख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ 6 raised to the power 0 minus 7 raised to the power 0 into 6 raised to the power 0 plus 7 raised to the power 0 is. तो ऑप्शंस आपको गिवन है, तो देखें. अब 6 raised to the power 0 minus 7 raised to the power 0. अब हमें पता है 6 raised to the power 0 इसकी वैल्यू क्या होगी? 1. पढ़ा है ना आपने? कोई भी नंबर है a, उसकी पावर अगर 0 कर दें तो वैल्यू उसकी क्या हो जाती है? 1. So 6 raised to the power 0 is 1 minus 7 raised to the power 0 is 1 into 6 raised to the power 0 is 1. अगेन यहाँ पे 1. तो 1 minus 1 is 0 into 2. So this will become 0. So option C is correct. Next, question number 3. The number which does not have reciprocal is A, B, C, D. तो numbers आपको given है भाई, किसका reciprocal नहीं होगा? 0 का. ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नंबर विल बिकम 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड. करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स विद लेंथ 2x, ब्रेथ 3y एंड हाइट 4z इज. अब हमें वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकालना है. वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट? तो लेंथ हमें दी हुई है, दैट इज 2x, ब्रेथ इज 3y एंड हाइट इज 4z. अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 2 3s are 6, 6 4s are 24 एंड x इंटू y इंटू z, दैट इज x y z. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. द कोफिशिएंट ऑफ k इन द टर्म -3/7k. हमें k का कोफिशिएंट बताना है, तो k का कोफिशिएंट है क्या? -7/3. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. इफ a diagonal of a quadrilateral bisects both the angles, then it is a kite, parallelogram, rhombus और rectangle. अब एक quadrilateral है, राइट? अब उसने बोला कि अगर उसके डायगोनल्स जो हैं
एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये क्या बन जाता है भाई, क्या बनेगा, रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है हमने, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो रोम्बस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें इसकी वैल्यू बतानी है। a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m किसके इक्वल होगा। भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर्स जो है वो दोनों सेम है एंड बेसिस अलग अलग है। तो कौन सा लॉ पढ़ा है हमने, a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m इज इक्वल टू m पावर आ जाएगी हमारे पास होल पावर एंड a इंटू बी ब्रैकेट में आ जाएगा, राइट। तो डायरेक्टली आपको लॉ दे दिया, तो ऑप्शन A is correct. Next, question number 8. Which of the following is a binomial? अब binomial क्या होता है? A polynomial consists of two terms, right? अब ऑप्शन A चेक करते हैं, ये क्या है 7 into A, मतलब ये तो बन गया हमारे पास 7A प्लस A। अच्छा ये तो लाइक टर्म्स बन गई, इनको ऐड करके लिख सकते हैं, दैट इज 8A। तो क्या ये बाइनोमियल है? नो, इट इज नॉट अ बाइनोमियल। सिमिलरली बी चेक कर लेते हैं, 6a स्क्वायर प्लस 7b प्लस 2c। अब देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स, तो इट इज नॉट अ बाइनोमियल। अगेन सी चेक करते हैं, 4a इंटू 3b इंटू 2c। क्या हम इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, a इंटू बी इंटू सी दैट इज ABC। क्या ये बाइनोमियल है? नहीं, ये तो एक ही टर्म बन गई, राइट। सो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आपको इसको देख के ठीक करके लिखना भी है तो क्या करेंगे, 6 को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, एंड 6 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6b। तो ये एक टर्म, ये सेकेंड टर्म, तो ये क्या बन गई हमारी बाइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, PQRS is a trapezium in which PQ is parallel to SR। हम PQRS एक ट्रेपीजियम बना देते हैं, PQRS in which PQ is parallel to SR, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है। एंगल P is equal to 130 डिग्री। तो अब एंगल P 130 डिग्री बोला है, तो मतलब ऐसे डायग्राम तो नहीं बनेगी। हमारे पास जो डायग्राम है, हमारी नेमिंग चेंज हो जाएगी, दैट इज इसको दे देते हैं PQRS, राइट। अब एंगल P इज 130 डिग्री, एंगल Q इज 110 डिग्री। हमें एंगल R फाइंड आउट करना है और PQSR के पैरेलल है, दैट इज गिवन। तो वी नो दैट ट्रेपीजियम है, PQ इज पैरेलल टू SR एंड QR इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल Q प्लस एंगल R किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। सो 110 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो 180 माइनस 110, so this will become 70 degrees. So option A is correct. Next, question number 10. Consider the polygons shown. Which of these is a concave polygon? Polygon W, polygon X, polygon Y और polygon Z. तो आपको A, B, C, D ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से चूज करना है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉनकेव पॉलीगन्स होते क्या हैं। कॉनकेव पॉलीगन्स आर दोज पॉलीगन्स इन विच इफ एक भी एंगल, वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, इट विल बिकम अ कॉनकेव पॉलीगन। तो देखते हैं, ये W जो पॉलीगन दिया हुआ है, ये वाला आप एंगल चेक करो, देखने में पता है 180 डिग्री से ऑब्वियसली छोटा का एंगल है। दिस एंगल इज अगेन लेस देन 180 डिग्री, this angle is again less than 180 degree, but if you measure this angle, this is greater than 180 degree, so this polygon is concave polygon.
ठीक है, चलो तो x भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शंस में yz, wy, xz ये सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें सारे पॉलीगन्स को चेक करना पड़ेगा। तो x पॉलीगन में देखो ये वाला एंगल 180 से कम है, ये भी एंगल 180 से कम है, ये भी एंगल 180 से कम है, ये भी एंगल 180 से कम है, सारे एंगल्स 180 से कम है, तो इट इज नॉट अ कॉनकेव। ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अगेन दिस एंगल इज लेस देन 180, this angle is less than 180, this angle is less than 180, and this angle is greater than 180. So this polygon is also a concave polygon. Similarly Z polygon देखते हैं, ये सारे जो angles given हैं that is less than 180, so it is not a concave polygon. तो ऑप्शन कौन सी ठीक होंगी? जिसमें W और Y आएगा, तो ऑप्शन B is correct. Next, question number 11. Linear equation in one variable has. अब linear equation in one variable के बारे में आपको 4 ऑप्शन में से सही चूज करना है। देखें, only one variable with any power, only one term with the variable, only one variable with power 1, only constant term. अब देखो linear equation बोला है with one variable. अच्छा, वन वेरिएबल स्पेसिफाई कर दिया तो मतलब उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, तो कोई भी एक वेरिएबल एक ही चूज करना है एक इक्वेशन में, राइट? तो वन वेरिएबल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और उसने क्या बोला है? लीनियर इक्वेशन लिखनी है। अब लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? लीनियर का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, राइट? तो मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या हो गया कि एक वेरिएबल होना चाहिए, लेट्स से x, और उसकी पावर हाईएस्ट कौन सी होनी चाहिए? 1, राइट? तो ओनली वन वेरिएबल विद पावर 1. So option C is correct. Next, question number 12. The solution of the equation cx plus d is equal to 0. Very easy question. क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है, cx plus d equal to 0. तो cx is equal to d को ट्रांसपोज करो, क्या आ जाएगा? माइनस डी, राइट? सो x is equal to माइनस डी। अब c यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस डी बाय सी। So option C is correct. Next, question number 13. What is the probability of choosing a vowel from the alphabet? Right? तो सबसे पहले probability of an event होती क्या है भाई? डिनोमिनेटर में total number of possible outcomes and न्यूमरेटर में number of favorable outcomes. ठीक है, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, बट मैं आपको समझा रही हूं इसलिए मैं लिख के बता रही हूँ, राइट? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है? चूजिंग अ वोवेल फ्रॉम द अल्फाबेट। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम अल्फाबेट चूज करेंगे तो कितनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है? 26 अल्फाबेट है, हाथ में कोई भी अल्फाबेट आ सकता है अगर हम उसको चूज करने बैठे रैंडमली, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 26. We have number of favorable outcomes. कौन सी आनी चाहिए भाई? वॉवल आना चाहिए। वॉवल के होता क्या है? A, E, I, O, U. These are the 5 vowels. अच्छा, हमें एक वॉवल चूज करना है रैंडमली, तो हो सकता है A आ जाए, हो सकता है E आ जाए, हो सकता है I आ जाए, हो सकता है O आ जाए, हो सकता है U आ जाए। तो हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए भाई? 5 हो गए। So probability of an event choosing vowel from the alphabet is 5/26. So option B is correct. Rahul, Tarun and Yash are playing a game of spinning a colored wheel. Rahul wins if spinner lands on red. Varun wins if spinner lands on blue. And Yash wins if it lands on the green. Which of the following spinner should be used to make the fair game? Right? तो इन 4 स्पिनर्स में से आपको स्पिनर चूज करना है जिससे फेयर गेम हो और कोई बायसनेस ना हो,
राइट। अच्छा, अगर रेड आता है स्पिनर पे तो कौन जीतता है? राहुल। अगर ब्लू आता है स्पिनर पे तो कौन जीतेगा? वरुण। एंड अगर ग्रीन आता है तो कौन जीतेगा? यश। राइट। तो अगर हम फर्स्ट वाला स्पिनर चूज करें तो रेड आने के पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? 2, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 2। ग्रीन आने की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 2। एंड ब्लू आने की आउटकम्स क्या है? 1। तो ब्लू तो जीतने के चांसेस कम नहीं हो गए, राइट। तो ये वाला तो स्पिनर फेयर गेम दे ही नहीं रहा है, राइट। अब इधर देखते हैं, सेकेंड वाला स्पिनर अगर हम चूज करते हैं तो ग्रीन आने के फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 2। रेड आने की क्या है? 1। एंड ब्लू आने की क्या है? 1। तो ग्रीन के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कंपैरेटिवली रेड एंड ब्लू, तो ये भी फेयर गेम नहीं कर रहा। थर्ड वन देखते हैं, देखो इसमें ब्लू के आने के चांसेस कितने हैं? 3। रेड के आने के चांसेस कितने हैं? 1। एंड ग्रीन के आने के चांसेस कितने हैं? 2। तो यहाँ पे ब्लू के जीतने के चांसेस ज्यादा हो गए, राइट, कंपैरेटिवली ग्रीन और रेड के तो बिल्कुल ही कम है। तो बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो रेड के आने के चांसेस 2, ग्रीन के आने के चांसेस 2 एंड ब्लू के आने के चांसेस 2। तो मतलब इक्वली फेयर गेम है कि सबका सेम सेम आने के चांसेस है, तो दिस इज द फेयर स्पिनर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फोर्थ वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर 97 एंड 98? तो 97 स्क्वायर और 98 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं? अब ये वाला पैटर्न हमने पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। क्या? अगर नंबर है n तो n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे? 2n, राइट। अब यहाँ क्वेश्चन में n की जगह में क्या दिया हुआ है? 97। तो कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे? 97 इंटू 2, राइट। सो आंसर इज 194। तो ऑप्शन डी इज correct. Next, question number 16. Which of the following is not true? First is rational numbers are closed under addition. ये तो true है भाई। दो रैशनल नंबर्स, कोई भी दो रैशनल नंबर्स लो, उनको ऐड करो, हमेशा रैशनल नंबर ही तो आएगा। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। बी पार्ट पढ़ें, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ये भी बिल्कुल ट्रू है, कोई भी दो रैशनल नंबर्स लो, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, आंसर विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर, सो इट इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सी देखते हैं, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल ठीक है भाई, अगर कोई भी दो रैशनल नंबर हमने लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, तो आंसर विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। तो ये तीनों तो ट्रू हो गए, हमें नॉट ट्रू बताना, तो ऑटोमेटिकली डी इज करेक्ट आंसर, बट वी हैव टू जस्टिफाई इट। हम अपनी नॉलेज के लिए तो देखें, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। देखते हैं, अगर मैं एक रैशनल नंबर लूं 5 और एक रैशनल नंबर लूं 0, 0 इज रैशनल नंबर, 5 इज रैशनल नंबर, डिवाइड कर देते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 0 ये बन जाएगा 5 बाय 0। क्या ये रैशनल नंबर है? नो, इन फैक्ट इट इज नॉट डिफाइंड। सो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो रैशनल नंबर को डिवाइड करके रैशनल नंबर नहीं आया। सो रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो इसमें बोला क्लोज अंडर डिवीजन, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट, question number 17. In the timetable of a school, periods allotted per week to different teaching subjects are given below. Subject है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, IT, पंजाबी, and periods allotted हमें नीचे given है। आकृति represent the data on a circle graph in which each sector represent the number of periods of each subject. Which of these represent the angle of each sector? ठीक है, आपको ऑप्शंस गिवन है A, B, C, D। आपको चूज करना है कि अगर ये डाटा वो पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ पे रिप्रेजेंट करती हैं तो सेंट्रल एंगल्स क्या आएंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें इन सबका क्या करना पड़ेगा, टोटल। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स देखूं तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इज 45, काउंट आप कर लोगे, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले हिंदी का सेंट्रल एंगल निकालते हैं। देखो, पीरियड्स अलॉटेड टू हिंदी इज 5 आउट ऑफ 45। अब इसको डिग्री में चेंज करना है तो क्या कर देंगे, इनटू 360 डिग्रीज, राइट। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ये हो जाएगा 40 डिग्रीज। तो हिंदी का जो हमारा सेंट्रल एंगल आया दैट इज 40। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में देखो हिंदी इज 50, तो ए तो रिजेक्ट हो गया ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस में देखो हिंदी इज 35 सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो बचे क्या, बी और डी। बी और डी में से कोई आंसर ठीक हो सकता है, राइट। अब बी और डी में ध्यान दो, यहाँ पे हिंदी 40, यहाँ पे हिंदी 40, यहाँ पे इंग्लिश 56, यहाँ पे इंग्लिश 56। तो इंग्लिश को चेक करने की जरूरत है, सही है या गलत है, नहीं, दोनों में 56 है तो आंसर तो 56 ही होगा। मैथ्स देखो, यहाँ पे 72, यहाँ पे 72, तो दोनों में 72 है तो इसको भी चेक नहीं करना है। साइंस में यहाँ 56, यहाँ 56, तो यहाँ दोनों में 56 है, इसको भी चेक नहीं करना है। बचा क्या, नेक्स्ट सोशल साइंस एंड सोशल साइंस। अब हमें चूज करना है भाई सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल 64 डिग्री है या 54 डिग्री है। जो भी आएगा वो हम फिक्स इन करके आंसर निकाल देंगे, राइट। तो सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल निकालते हैं। वेयर इज सोशल साइंस, दिस। अब 8 पीरियड्स अलॉट हुए आउट ऑफ 45 इंटू 360 डिग्रीज, राइट। अब 9 5 जा 45, 9 40 जा 360, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, राइट। तो 8 8 जा 64, इसका सेंट्रल एंगल कितना आया, 64, राइट। तो देखो सोशल साइंस का यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 54 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। आईटी और पंजाबी चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो एमसीक्यूज में हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन वाइजली। कैसे चूज किया वो मैंने आपको बता दिया, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने हिंदी का निकाला और सोशल साइंस का निकाला, हमारा आंसर आ गया सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द पाइथागोरियन ट्रिपलेट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम हमारी सेटिस्फाई करता है। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। अब चेक करते हैं, हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड। अब बताओ 2 3 6, 6 इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्या 6 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के इक्वल है, दिस इज 36, दिस इज 4 प्लस 9, दिस इज 13, तो ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट देखें 4 5 एंड 20, क्या 20 का स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के इक्वल है सम के, तो 20 का स्क्वायर इज 400, दिस स्क्वायर इज 16, दिस इज 25, क्या ये 400 बनाएंगे, नहीं, सो इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 5 12 13, अब देखो 13 का स्क्वायर हम चेक करते हैं, क्या 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के सम के इक्वल है, दिस इज 169, दिस इज 144, दिस इज 25, तो ऐड करके देख लेते हैं, दिस इज 169, सो ये सेटिस्फाई होगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सॉरी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डी पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एक ही ऑप्शन ठीक हो सकता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे असर्शन रीजंस आ गए हैं। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर, मार्क योर आंसर एज पर द कोड प्रोवाइडेड बिलो। अब असर्शन गिवन है आपको 1,60,000 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से भी चेक कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन से भी चेक कर सकते हो, राइट। और हमें ये दिख भी रहा है भाई किसका स्क्वायर हो सकता है, 400 का स्क्वायर, तो 400 का जब हम स्क्वायर करेंगे दिस विल बिकम 1,60,000, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीजन देखें, नो परफेक्ट स्क्वायर्स एंड विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस,
अब उसने क्या बोला कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नहीं है जो ऑड नंबर्स ऑफ 0 से एंड हो। बिल्कुल ठीक है, अगर मैं 10 लूं और उसका स्क्वायर करूं तो ये क्या आ जाता है 100। 10 का स्क्वायर इज 100 और हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होती है। तो उसने बोला कोई भी परफेक्ट स्क्वायर और नंबर 0 से खत्म नहीं हो सकता, तो ये ट्रू तो बोल रहा है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। अब आपको ये चेक करना है क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है, अब क्या हम इस स्टेटमेंट का यूज करके असर्शन को प्रूव कर सकते हैं। उसने बोला नो परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे हमने देखा इवन नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है, बट हम ऐसे इवन नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करके ये तो नहीं बता सकते ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये नंबर ले लूं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस तो इवन है बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या जो यहाँ पे रीजन दिया उसका यूज करके हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। नो, तो ये रीजन यूज यहाँ पे नहीं हुआ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है यहाँ पे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20. There are two statements marked as assertion A and reason R. Mark your answer as shown the code provided. Same question है, assertion आपको दिया हुआ है 7y(x square minus 4x square y plus 9x is a trinomial. देखें, this is 7y(x square, this is 4x square y plus 9. एक बात बताओ, अगर मैं इसको x square y लिख लूं तब कोई दिक्कत है नहीं, मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। तो क्या 7x स्क्वायर एंड 4y 7x स्क्वायर y 4x स्क्वायर y लाइक टर्म्स नहीं बन गए? बन गए। तो इसको हम तो लिख सकते हैं x स्क्वायर y प्लस 9। क्या ये टर्म ट्राइनोमियल है? नो, सो ये तो फॉल्स हो गया। रीजन देखें, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। ये तो बिल्कुल ट्रू है। तो अब पढ़ो, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। assertion false है, reason true है, right? Next, now let's move on to the question number 21. Find the value of x, write the property applied, right? अब x है यहाँ पे, ये है दिया हुआ हमें quadrilateral and notice करो कि ये जो सारे angles हमें given है, these are the exterior angles and we know that the sum of the exterior angles of any polygon is 360 degree. So 90 plus 50 plus 110 plus x is equal to 360 degree. अब उन्होंने बोला है राइट द प्रॉपर्टी अप्लाइड, तो आपको प्रॉपर्टी बतानी होगी। क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। यही प्रॉपर्टी अप्लाई किया हमने, राइट? So this is 90 plus 50 140 plus 110 plus x equal to 360. So x equal to 360 degree minus 250 degree. So x equal to 110 degrees. Next, question number 22. During an election, the votes cast by males are represented by the expression this, and the votes cast by females are represented by the expression this. Find the total number of votes cast. अब total votes क्या होंगी? Is equal to number of votes cast by male plus number of votes cast by females. ठीक है, ये कर सकते हैं। अब मेल्स के द्वारा कितनी वोट्स कास्ट हुई? 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 प्लस फीमेल्स के ने कितनी वोट्स डाली? 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। सो
अब हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं. दिस इज 5x स्क्वायर, दिस इज 7x स्क्वायर, दिस इज 12x स्क्वायर टोटल. ये वाई स्क्वायर की टर्म है, ये वाई स्क्वायर की टर्म है, माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर. ये 6y है और ये 3y है, तो 6y माइनस 3y दैट इज प्लस 3y. तो y टर्म भी हो गई. अब यहाँ पे रहेगी कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट अब तो हमारे पास कोई भी नहीं है. एक्स स्क्वायर वाली हम टर्म चूज कर चुके हैं एंड एक्स वाली टर्म भी कोई नहीं है एंड एक्स वाई वाली टर्म भी कोई नहीं है. तो इसको हम लिख सकते हैं -4xy प्लस 5x माइनस 3. These are the total votes cast by the males and females. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Find the value of p so that this is equal to this. अब वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट करना है. अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है. तो दिस इज -13 7p प्लस 3p प्लस 4. कौन सा लॉ लगा, a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर n, सॉरी a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n. तो इज इक्वल टू -13 रेज टू द पावर 54 माइनस 13 रेज टू द पावर 7 प्लस 3 दैट इज 10p प्लस 4 इज इक्वल टू -13 रेज टू द पावर 54. अब बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल. तो 10p प्लस 4 इज इक्वल टू 54. so 10p is equal to 50. so p equals to 5. Next, question number 24. Find the multiplicative inverse and additive inverse of this number. Right? तो अब नंबर है -14/27 इंटू 63/35. पहले इसको ठीक करके लिख रहे हैं नंबर को. 7 2s are 14, 7 5s are 35, 9 7s are 63, 9 3s are 27. So this number will become -14/15. ठीक है. अब इस नंबर का हमें क्या निकलना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हमें ऐसा नंबर -14/50 में मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर क्या आ जाए 1. तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे -15/14. सो -15/14 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ऐसे ही हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है. एडिटिव इनवर्स इज व्हाट, -14/15 में हम ऐसा नंबर क्या ऐड करें कि आंसर आ जाए 0. ठीक है, तो क्या ऐड करें 14/15. So 14/15 is additive inverse of this number. ठीक है, तो this is multiplicative inverse, this is additive inverse. Next, question number 25. Solve the equation. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2. So this will become 3x plus 3 डिस्ट्रीब्यूटिव लगाई is equal to 4x minus 8. तो 3x, अब x वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, 4x इधर आके माइनस हो गया और -8 एज इट इज 3 उधर जाके माइनस हो गया. तो दिस इज -x इक्वल टू -11. सो x इज इक्वल टू 11. आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26. सिंप्लीफाई यूजिंग सूटेबल रीअरेंजमेंट ओनली. अब रीअरेंजमेंट के साथ इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट. अब देखो ध्यान से डिनोमिनेटर्स इस नंबर के, ये 10 है, ये 25 है, ये 6 है, ये 9 है. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, अगर मैं 7/10 और 6/25 को इकट्ठा लिख लूं एंड 5/6 और 4/9 को इकट्ठा लिख लूं, तो हमारा यहाँ पे नीचे एलसीएम लेना इजी हो जाएगा, राइट. 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 50. तो दिस इज 35 माइनस एंड दिस इज 12 प्लस 6 और 9 का एलसीएम दैट इज 18.
So this is 15 minus 8. So this will become 23 by 50 plus 15 minus 8, that is 17 by 18. राइट यहाँ पे हमने जो करी वो रीअरेंजमेंट करी, हमने अपने अकॉर्डिंगली नंबर्स को ऐसे लिख लिया ताकि हम एलसीएम लेने में हमारा थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा 50 और 18 का एलसीएम दैट इज 450, तो 23 इंटू 9 इज 207 प्लस 18 और 450, तो ये बन जाएगा 175। योर आंसर इज 382 अपॉन 20। इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 191 अपॉन 25। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्व द गिवन इक्वेशन। अब करें सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12p माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 5 इंटू 2p, ये बन गया 10p। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या होगा, चेंज, तो 5 इंटू 6 तो ये आ जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस 4p माइनस 8। सो 12p माइनस 10p दैट इज 2p प्लस 22 माइनस 8 प्लस 30 22 इज इक्वल टू माइनस 4p माइनस 8। अब p वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, 2p माइनस 4p इधर क्या आ जाएगा प्लस 4p और माइनस 8 और इधर 22 माइनस 22, तो 4 प्लस 2 डेट इज 6p इक्वल टू माइनस 30। सो p आ गया हमारे पास माइनस 30 बाय 6, p इज इक्वल टू माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इफ runs is a parallelogram then find x and y, write the properties applied। प्रॉपर्टीज जरूरी लिखनी है, राइट? अब runs जो है हमारे पास parallelogram है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x एंड y लिखा कहाँ पे हुआ है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ही है, राइट? और हमें इतना पता है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो अगर ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं 70 इज इक्वल टू y प्लस 22। क्यों भाई, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, राइट? सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 70 माइनस 22, राइट? सो दिस विल बिकम 48। ठीक है, y की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब निकालते हैं x की वैल्यू। अब x की वैल्यू के लिए भाई यहाँ पे दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो मतलब 66 किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई के इक्वल। तो इसका सेम रीजन है, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, तो 66 इज इक्वल टू x। अब y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, डेट इज 48, तो x इक्वल टू 66 माइनस 48, तो x इक्वल टू 18। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ओनली। तो मतलब इसमें कटिंग वटिंग कुछ नहीं करनी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाना और क्वेश्चन कर डालना है। देखें, अब लॉज लगाना है तो सबसे पहले इनको ना, जो ये नंबर्स गिवन है इनको एक रिड्यूस्ड बेस में लिख लेते हैं। अच्छा 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यही होगा। ठीक है, और इंटू p रेज टू द पावर माइनस 5 q रेज टू द पावर माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू p रेज टू द पावर माइनस 8 इंटू q रेज टू द पावर माइनस 4। इसका मतलब हम 180 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू p रेज टू द पावर माइनस 5 q रेज टू द पावर माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 p रेज टू द पावर माइनस 8 q रेज टू द पावर माइनस 4।
अब लॉज लगाने हैं। अब देखो न्यूमरेटर में कोई भी बेस सेम नहीं है, तो यहाँ पे तो एडिशन वाला लॉ लग ही नहीं सकता ना, डिनोमिनेटर में कोई बेस सेम है। बट यहाँ पे 2 की पावर है और डिनोमिनेटर के 2 की पावर नहीं है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 की पावर प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 की पावर प्रेजेंट है, तो बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट -2 इनटू 5 यहाँ पे है पावर 1, यहाँ पे है पावर 1 एंड बीच में है डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएंगी 1 -1 इनटू p रेस टू दी पावर -5 और -8 ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस इनटू q रेस टू दी पावर -2 -4 ऊपर आके क्या हो जाएगा -4। तो हम कौन से लॉ यहाँ पे यूज कर रहे हैं, a रेस टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेस टू दी पावर m -n, ये लॉ हमने यूज किया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू, अच्छा 3 की पावर यहाँ पे बन गई 0, 5 की पावर 0 एंड p की पावर -8 प्लस 8 -5 प्लस 8, q की पावर -2 प्लस 4, so this will become 2 square that is 4। ठीक है, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1 इंटू p रेस टू द पावर 3 इंटू q रेस टू द पावर 2, so your answer is 4p cube q square, right? Next question, question number 30, find the least number by which 6300 should be divided to make it a perfect square, find the square root of the resulting number। ठीक है, अब डिवाइडेड वाला क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, तो हमें क्या करना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? तो 6300 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, राइट? नेक्स्ट 3 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 5 से चला जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब चेक करो क्या ये नंबर पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल 2 पेयर में है, 3 पेयर में है, 5 पेयर में है, बट 7 इज नॉट इन द पेयर। अब ये पेयर में नहीं है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा चूज करना है जो हम डिवाइड करें और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 7 इज नॉट इन द पेयर, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 7 कट जाएगा, इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर that must be divided, right? अब अगला पार्ट उसने बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। अब नंबर क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। देखें, 2 यहाँ से निकाला, 3 एक पेयर यहाँ से निकाला और ये 5 से निकाला, तो ये बन गया हमारे पास 30 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सिंप्लीफाई दिस। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लगेगा भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले इस a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस b को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम a इंटू 2a माइनस 3b प्लस c प्लस b इंटू 2a माइनस 3b प्लस c। अब इस c को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस c को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2ac माइनस माइनस हो गया प्लस, दिस इज 3c, राइट? अब मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, a इंटू 2a 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस ac प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस bc माइनस 2ac प्लस 3c, राइट? अब लाइक टर्म्स इकट्ठी करते हैं, देखो 2a स्क्वायर एज इट इज, इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है तो एज इट इज छोड़ देंगे, ये है 3ab, ये है 2ab,
और कोई ए बी वाली टर्म है नहीं, -3 + 2 दैट इज -AB, ये भी हमारा कवर हो गया। अब ये है AC, और कोई AC वाली टर्म है, ये है AC, +1 -2 ये आ गया -AC, तो ये भी हमारी कवर हो गई। उसके बाद हमारे पास आ गई -3B², अकेला है, इसको एज इट इज लिख दो। ये BC और ये BC, ये आंसर आ गया 4। So this is your answer after simplifying. Next. Now let's move on to the question number 32. Maria, an event planner, intends to arrange a large square seating area for an upcoming event using folding chairs. The seating area will have an equal number of chairs on each side. She currently has this much chairs. First part is determine the minimum number of additional chairs Maria needs to complete the seating arrangement. Show all the steps. And second part is find the number of chairs used to create each side of the square shaped sitting area. Right? अब एक मारिया इवेंट प्लानर है, राइट? उसने सिटिंग लगानी है इस तरीके से कि जो अरेंजमेंट है वो सारी किस शेप में बन जाए, स्क्वायर सिटिंग शेप में बन, राइट? तो मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज वो बनाएगी उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम्स बनाएगी, ठीक है? अगर एक रोज में उसने सपोज 4 सीट्स लगाई, ठीक है, तो कितनी रोज बनाएगी वो? अगर एक रो में 4 सीट्स है तो नंबर ऑफ रोज भी कितनी बन जाएंगी, 4 बन जाएगी, तभी तो स्क्वायर बना। अगर वो एक रो में 3 सीट्स लगाती है तो उसकी नंबर ऑफ रोज भी कितनी बन जाएंगी, एक रो में 3 सीट्स है तो नंबर ऑफ रोज भी 3, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल। सपोज लेट द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, हर एक रो में उसने x चेयर्स लगाई, तो नंबर ऑफ रोज कितनी बन जाएंगी उसकी, x बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख लिया है। तो मतलब अगर ऐसे ऐसे करके उसने यहाँ पे x चेयर्स लगाई तो इस तरीके से भी उसकी x चेयर्स लग जाएंगी, तो ये पूरे स्क्वायर फॉर्म की अरेंजमेंट हमारी रहेगी, राइट? कैन यू फाइंड आउट कि बताओ अगर x चेयर्स एक रो में है तो नंबर ऑफ रोज भी x है, तो कितनी चेयर्स टोटल लगी, x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर्स, टोटल अरेंजमेंट हुई x स्क्वायर्स की, ठीक है? अब हमें बताना है कि एडिशनल नंबर ऑफ चेयर्स उसको कितनी चाहिए ताकि अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाए। मतलब इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाती ऑटोमेटिकली स्क्वायर फॉर्म में, बट हमें और चेयर्स की जरूरत पड़ गई, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी चेयर्स की जरूरत पड़ी। तो भाई क्या करेंगे, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, है ना, व्हाट नंबर ऑफ चेयर शुड बी नीडेड मोर, क्या करें, डिवीजन। तो कर लेते हैं आगे। नंबर इज 215987, दिस इज, अब इसकी लॉन्ग डिवीजन करनी है हमें, तो लॉन्ग डिवीजन भी पेयर बनाओ, ये बनाया, ये पेयर बना और ये पेयर बना, तो इसकी लॉन्ग डिवीजन में करके दिखा देती हूँ भाई। 21 तो ये 4 से जाएगा, 4 4 सा 16 माइनस होके आ गया यहाँ पे 5, 59 हमने नीचे उतारा, 4 का डबल 8 और ये जाएगा 6 से, 86 6 जा 516, सब्ट्रैक्ट करेंगे योर आंसर विल बी 43 और 87 हमारा नीचे आ गया। अब 46 का डबल हम करेंगे 92, तो ये जाएगा 4 से, इट इज 3696 और रिमाइंडर बच गया 691, राइट? अब हमें चाहिए कितनी चेयर्स और चाहिए। अब ध्यान से देखो ये जो नंबर है 215987 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 464 स्क्वायर। इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं उससे बड़ा नंबर है क्योंकि कुछ रिमाइंडर बच रहा है, राइट? तो 464 के स्क्वायर के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा मिलेगा हमें, 465 स्क्वायर। अब 465 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करोगे इट विल बिकम 21625। अब इस नंबर से हम इस नंबर पे जाना है, बोलो व्हाट नंबर शुड बी एडेड, भाई सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 21625 माइनस 215987 को सब्ट्रैक्ट करेंगे योर आंसर विल बिकम 238। मतलब वी नीड 238 more chairs
फॉर द अरेंजमेंट, अगर उसको वो अरेंजमेंट पूरी करनी है तो 238 चेयर्स और चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट उसने पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर यूज टू क्रिएट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर शेप सीटिंग एरिया। अब कितनी नंबर ऑफ चेयर्स उसको यूज हुई स्क्वायर बनाने में। ठीक है, अगर आप 215,987 में 238 चेयर्स ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, 21625। ठीक है, यही तो बना। अब उसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 465 का। मतलब अगर हम 216225 का स्क्वायर रूट निकाल लें तो वो क्या बन जाएगा, 465। ठीक है, तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से फिर से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख रही हूं कि 465 इसका स्क्वायर रूट होगा। तो मतलब नंबर ऑफ चेयर्स कितनी यूज हुई, 465 टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, राइट। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क था इसमें, बट क्वेश्चन वाज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Cards marked with numbers 1 to 50 are placed in the box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. What is the probability that the card are marked with a prime number? First part देखते हैं prime number. अब एक बॉक्स में कितने कार्ड्स हैं, 1 से लेके 50 तक है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। लास्ट में कौन सा कार्ड है, 50 है। अब एक हमने बॉक्स में हाथ डाला और रैंडमली एक कार्ड निकाल लिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव पेपर है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर लिखोगे, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, पॉसिबल ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर, अब बताओ जरा कि प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी आएगी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है एंड 550 तक कोई भी कार्ड हाथ में आ सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी इज 50। अब हमें तो प्राइम नंबर ही चाहिए फेवरेबल में। तो प्राइम नंबर पहले बताओ है कौन कौन से, प्राइम्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 31, 37 और 41, 43, 47, राइट। इतने ही प्राइम्स हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इन 15 प्राइम्स में से कोई भी प्राइम हमारे हाथ में आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 15। तो 15/50 इज द प्रोबेबिलिटी। इसको लीस्ट लोएस्ट फॉर्म में कर लो, 5 3 15, 5 10 50, तो 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी। सेकेंड पार्ट देखें, एन इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं 1 से लेके 50 तक, भाई 2, 4, 6 एंड सो ऑन, कहां तक, 50 तक। अब इसकी काउंटिंग मैंने सिखाई थी तुम लोगों को, क्या, 2 4 6 50। भाई हमें इवन नंबर काउंट करना है। अच्छा 2 को कैसे लिखे, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3 और 50 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 25। ये 1 है, ये 2 है, सेकेंड नंबर इज 4, थर्ड नंबर इज 6 एंड 25th नंबर इज 50। तो मतलब कितने नंबर्स हैं, 25 नंबर्स हैं, राइट। तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सेकेंड वाले में, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 50 and number of favorable outcomes is 25. So answer is 1/, right. Third part, probability of getting a 2-digit number. अब 2-digit नंबर में देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 50 ही रहेंगी। 2-digit नंबर काउंट कर लेते हैं, कितने होता है 2-digit नंबर भाई, 1 से लेके 50 में कितने 2-digit नंबर है। पहले एक बात बताओ, टोटल नंबर्स कितने हैं 50,
अच्छा 1 डिजिट नंबर ही काउंट कर लो, 2 डिजिट नंबर काउंट करना तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 1 से लेके 9 तक 9 नंबर्स है, अगर 50 में से वो 9 नंबर्स माइनस कर दूं तो कितने रह जाएंगे, 41 नंबर्स। और जो ये 41 नंबर्स है वो क्या है, 2 डिजिट नंबर ही तो है। तो 2 डिजिट नंबर में फेवरेबल आउटकम कितनी आएगी, 41। 41 में से कोई भी नंबर हमारे हाथ में आ सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इज 41/50। फोर्थ पार्ट, अ होल नंबर। होल नंबर भाई, नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 50 तक। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हमारी 50 ही आएंगी। बोलो फेवरेबल आउटकम में होल नंबर कौन सा आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है एंड सो ऑन 50 तक। तो टोटल कितने नंबर्स है, 50 ही तो है, सारे ही तो होल नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज 1। एंड फिफ्थ पार्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अच्छा मल्टीपल ऑफ 8 काउंट करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। 56 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स में यही आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 50। फेवरेबल आउटकम में या 8 आएगा या 16 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, 42 आएगा या 48 आएगा। तो टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 25 जा, तो आंसर इज 3/25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड दिस, ये हमें गिवन है, राइट द प्रॉपर्टी अप्लाइड इन सॉल्विंग द अबव एक्सप्रेशन। क्वेश्चन है 7/11 इंटू 2/5 माइनस 12/9 इंटू 3/66 प्लस 7/11 इंटू 3/5, राइट। अब देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर पता है, क्या क्या होती है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर, यही होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। अब कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करें, एक बात बताओ, इस टर्म में 7/11 है, इस वाली टर्म में 7/11 है, हमें 7/11 को अगर मैं कॉमन निकाल लूं हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बट इस वाली टर्म में 7/11 है नहीं, तो ये तो दिक्कत क्रिएट कर रहा है, यहां से 7/11 तो मैं कॉमन ही निकाल सकती। बट अगर मैं इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख लूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, 7/11 इंटू 2/5, इसको ठीक करके लिख ले पहले, नेगेटिव अंदर ले जाते हैं, 12/9, 3/66 प्लस 7/11 इंटू 3/5। इसकी जो जगह है वो क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या किया हमने यहाँ पे, कम्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 7/11 इंटू 2/5, ये इसकी जगह लिख देंगे, ये इसकी जगह लिख देंगे, प्लस 7/11 इंटू 3/5 प्लस माइनस 12/9 इंटू 3/66। अच्छा ये बताओ हमने क्या किया, जगह को इंटरचेंज कर दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहां से हम 7/11 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा, यहां से 7/11 कॉमन निकाला, क्या बचा 2/5 प्लस एज इट इज 7/11 इज कॉमन ऑलरेडी, तो 1 इंटू 3/5, तो ये बन गया 3/5, ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस 12/9 इंटू 3/66। अगर इसको मैं लोएस्ट फॉर्म में करूं तो ये बन जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, दिस इज 7/11, अंदर एलसीएम लिया, ये बन गया 5/5 प्लस ब्रैकेट में माइनस 6/9 इंटू 1/11, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने 7/11 कॉमन लिया था, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 से 5 कट गया, दिस इज 7/11 प्लस माइनस 6/99। तो अगर आप एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा 99,
9 7 जा 63 माइनस 6, ठीक है, तो ये बन जाएगा 57/99। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, आंसर इज 19/33, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो ये तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, सेकंड पार्ट में बोला प्रॉपर्टी एप्लीकेबल टू सॉल्विंग द एक्सप्रेशन। जो जो हमने ये ब्रैकेट्स में लिखी प्रॉपर्टी वो लिख डालो। कौन सी यूज करी? एक तो हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करी, दूसरी कौन सी करी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करी, ठीक है। जैसे जैसे बेशक हमने पहले भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन कर दी थी, बट सेकंड पार्ट में पूछा गया तो हमें फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इफ होप इज अ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ p w x y एंड z। होप एक पैरेललोग्राम है तो हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखे सबसे पहले बताओ सबसे इजीएस्ट वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है? ये w की, w प्लस 75 डिग्री की क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है, राइट। इसकी वैल्यू तो सीधे ही आ गई हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं w प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? लीनियर पेयर है, तो w हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 75, ठीक है। सो दिस इज w इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये आ गया, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 105 डिग्री। भाई रीजंस देना ज्यादा जरूरी है, रीजन साथ में दोगे क्यों आया ऐसे। अब W तो आ गया, अब एक बात बताओ और सबसे क्या इजी लग रहा है? भाई W इज इक्वल टू x, क्योंकि इट इज अ पैरेललोग्राम और हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो x जो है वो W के इक्वल है, क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 105 डिग्रीज। ये भी आ गया, x भी आ गया। अब y एंड v निकालना है, z भी निकालना है, ठीक है। एक और चीज देखो, ये पैरेललोग्राम है, ये पूरा एंगल का सम और ये w का सम, ठीक है। ये पूरा एंगल और ये w का सम कितना होगा? 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हम कर सकते हैं 40 डिग्री प्लस z, ये पूरा h बन रहा है, प्लस w इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यही होते हैं पैरेललोग्राम के। सो z हमें निकालने के लिए w की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 105, ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, यही होगा। सो z आ गया हमारे पास 535 डिग्री, z इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये भी आ गया हमारे पास 35 डिग्री। अब बचा क्या? y निकाल लिया, x निकाल लिया, z निकाल लिया, v और y बचा है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है? पैरेलल लाइंस, ये है ट्रांसवर्सल, तो ये z और ये v के इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, z इक्वल टू v, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। तो v आपके पास डायरेक्टली आ गया, दैट इज 35 डिग्रीज। ऐसे सिमिलरली HE is parallel to PO and HE is parallel to PO and HE is transversal. So this 40 degree is equal to angle Y. ये भी alternate interior angles है, ध्यान से। तो 40 degree is equal to Y. क्यों? alternate interior angles. So Y भी आपके पास आ गया 40 डिग्री, ठीक है। कोई क्वेश्चन बचा? नहीं, सारे हमने फाइंड आउट कर लिए विद रीजंस। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी किसी बच्चे ने किसी और मेथड से निकाला है, बिल्कुल निकल सकता है। ज्योमेट्री में क्वेश्चंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच इज अ केस स्टडी।
age determination of two individuals. Manik and Harleen have been friends for many years. Their ages are currently in the ratio of 7:9. They recently reminisced about their past and realized that in 4 years, the combined total of their ages will be 88 years. First part, frame an equation representing the sum of their ages 4 years from now. And second part is solve the equation to find the current ages of Manik and Harleen. चलो, एक बात करी गई है आपकी मानिक की, एक है हरलीन, ठीक है। अब उनकी रेशो दी हुई है प्रेजेंट एजेस की, तो लिख लेते हैं लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी। क्या होंगी? अगर मानिक की 7x है तो हरलीन की 9x होगी, ठीक है। They recently reminisced about their past and realized that in 4 years, देखो इन 4 years मतलब आफ्टर 4 years की बात हुई है, ठीक है। तो पहले हम फ्यूचर में चल पड़ते हैं। फ्यूचर में जब ये जाएंगे, मानिक की प्रेजेंट एज है 7x, तो 4 years के बाद कितनी हो जाएगी? 7x + 4, ठीक है। एंड हरलीन की 9x है तो उसकी फ्यूचर में एज 4 years के बाद 9x + 4, ये चीजें हमें पता है। फिर उन्होंने सोचा कि 4 साल के बाद अगर वो एजेस का अपना सम करेंगे तो वो 88 years हो जाएगा। तो मतलब 4 ईयर के बाद मानिक की एज कितनी है? 7x + 4 और हरलीन की कितनी है? 9x + 4। इसका सम किसके इक्वल होएगा? 88 के, ठीक है। तो 7x + 9x दैट इज 16x + 8 = 88। दिस इज द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 years, ठीक है। तो ये तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट का आंसर देखिए, उसने बोला कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व भी कर दो कि मानिक और हरलीन की एज चाहिए। मानिक और हरलीन की एज क्या आएगी? जब x की वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 16x + 8 = 88। तो 16x = 80, तो x = 80/16। तो 4 4 = 16, 4 20 = 4 1 = 4 5 = तो x कितना आ गया आपके पास? 5। अब x आ गया 5, तो मानिक की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 7 × 5 दैट इज 35 years। और हरलीन की जो एज है वो क्या हो गई हमारे पास? 9 × 5 दैट इज 45 years, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 37। Cow milk consists of two parts, solid and water. Below is the pie graph showing the solid contents of cow milk. The amount of milk taken for calculating the solid constituents of cow milk in 18 liters. ये टोटल किसके बारे में बोला है? 18 liters of milk के बारे में। Read the pie chart and answer the questions given below, ठीक है। अब लैक्टोज की बात करी है, फैट की, प्रोटीन की, मिनरल की, ठीक है, कि कितने कितने परसेंट नहीं, कितनी कितनी डिग्रीज, कितना एरियाज है उसमें, राइट। अब इस पाई चार्ट को देखते हुए हम क्या करें? क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द लैक्टोज कंटेंट इन 18 लीटर ऑफ काउ मिल्क, ठीक है। ये पूरा जो सर्कल है वो 18 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो काउ मिल्क के लिए हमें क्या बताना है कि लैक्टोज कितना है। अब ये वाला हमें बताना है कितना है। ठीक, बात बताओ, ये कितना एरिया है पूरे सर्कल का? 135 डिग्री है आउट ऑफ 360 डिग्री। अच्छा, ये फ्रैक्शन पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरा सर्कल किसको कर रहा है? 18 लीटर को। तो 135/360 × 18 करना है हमें, ठीक है। सो ये आ जाएगा 9 2 = 18, 9 40 = 2 1 = 2, 2 20 = तो 135 divided by 20 it will become 6.75 liters, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ गया 6.75 लीटर्स लैक्टोज का कंटेंट, ठीक है। सेकंड पार्ट,
fill in the blanks. The part of dash is 1.125 liters. okay? अब कौन सा पार्ट 1 क्या लिखा है 1.125 लीटर्स है, तो बारी बारी हम सबके पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, प्रोटीन का अगर हम पार्ट फाइंड आउट करें, यहाँ पे कर ले, प्रोटीन का अगर फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा 90 बाय 360, ये आ गई हमारी फ्रैक्शन इतना पार्ट। ये पूरा पार्ट है किसका 18 लीटर का इंटू 18, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 9, 9 4 36, तो 18 डिवाइडेड बाय 36, सॉरी 18 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 4.5 लीटर। तो ये आपका आ गया हमारे पास 4.5 लीटर, और ये पूरा होल सर्कल है 18 लीटर का। अब फैट निकाल लेते हैं। फैट क्या है, फैट इज 112.5 डिग्री आउट ऑफ 360 और किसका 18 लीटर का, तो 1125 अपॉन 3600 इंटू 18, 18 1 18, 18 200 जा 540 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 and 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 and 5 5 जा 25, तो 45 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 5.625 लीटर्स। ठीक है, प्रोटीन निकाल लिया, फैट निकाल लिया, अब क्या बचा हमारे पास मिनरल्स। सब कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं, इजी हो जाएगी केस स्टडी हमारी। मिनरल्स, मिनरल इज कितना है 22.5 डिग्रीज ऑफ 360 डिग्री इंटू 180। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 225 अपॉन 3600 इंटू 180, तो 18 1 जा 18, 18 20 जा, तो 20 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो 45 डिवाइडेड बाय 4 इज 11.25 लीटर्स। ठीक है, हमने सबका कंटेंट फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे देते हैं। सेकंड पार्ट बोला है विच फिल इन द ब्लैंक्स द पार्ट ऑफ डैश इज जस्ट दिस लीटर, तो कितना है इसका है, ये किसका आया हमारे पास मिनरल्स का, तो आंसर इज मिनरल्स। ठीक है, सब्जेक्टिव केस स्टडी है तो आपको ये सब कुछ फाइंड आउट करके दिखाना पड़ना है। थर्ड वन इज कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द प्रोटीन एंड लैक्टोज। प्रोटीन इज हाउ मच, हम देखो रेशो निकालनी है तो डिग्रीज में भी कर सकते हैं। प्रोटीन 90 डिग्री, प्रोटीन का हमारा 90 डिग्री था और लैक्टोज का हमारा 135 डिग्री था, तो रेशो निकालनी है 90 बाय 135, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35, 6 3 जा 18, सॉरी 6 से नहीं जाएगा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, दिस इज रेशियो इज 2:3, राइट। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। कैलकुलेट इन लीटर्स द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड फैट्स। हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करा हुआ है। मिनरल्स कितने थे, यहाँ पे हमें फाइंड आउट किया था 11.25 लीटर्स, और फैट कितने थे, फैट हमने कहाँ पे फाइंड आउट किया था, यहाँ पे फाइंड आउट किया था 5.625 लीटर्स, राइट। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका, तो 11.25 माइनस 5.625, और आंसर इज 5.625 लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट केस स्टडी। Writing numbers in standard form using exponents or powers, also known as scientific notation,
is extremely useful in fields such as atomic and astronomical measurements. Astronomical measurements often deal with incredibly large numbers, such as the distance between celestial bodies. For example, the distance from the Earth to the Sun is about this miles, which can be conveniently written as 9.3 into 10 raised to the power 7 miles. In atomic measurements, quantities are incredibly small, such as the size of an atom or the mass of the proton. For instance, the mass of a proton is approximately 1.65 into 10 raised to the power minus 27 kilograms, right? तो देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर देते हैं. The distance between Neptune and the Sun is this kilometers. Express the figure in the usual form. देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है. यूजुअल फॉर्म में अगर इसका आंसर देंगे तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ भाई, क्या आएगा 4.497 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9. अगर मैं इसका डेसिमल हटा देती हूँ, ये आ जाएगा 1000. अब 4497 में इसको लिख सकती हूँ 10 रेज़ टू द पावर 9 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 3 है, यहाँ 10 की पावर 9 है, तो बेसिस सब्ट्रैक्ट हो गए. दिस इज 4497. कितनी पावर्स? 9 माइनस 3 6 जीरोस लग जाएंगी. 1 2 3 4 5 6. तो दिस इज द आंसर इन यूजुअल फॉर्म. ठीक है. सेकेंड वन, द मास ऑफ प्लूटो इज दिस. एक्सप्रेस दिस फिगर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. अच्छा, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे कर रही हूं मैं सेकेंड पार्ट. ठीक है, ये है. यहाँ पे सपोज हमारे पास क्या है, डेसिमल है. स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड पे एक नॉन जीरो नंबर होता है. तो ये डेसिमल लगा हुआ है. अब ये डेसिमल हमें यहाँ पे पहुंचाना है, तो ये क्या आएगा 1.27. अच्छा, कितने प्लेसेस जंप किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 22, क्योंकि लार्ज नंबर्स को हम डिनोट कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंट क्या आएगा? पॉजिटिव. ठीक है. नेक्स्ट वन, थर्ड वन. A helium atom has a diameter of this. कितना? 0.0000000022. ये सेंटीमीटर हमारे पास डायमीटर है. इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. ठीक लिखा ना मैंने, जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. बिल्कुल ठीक है. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करना चूज करना है. अब देखो ये डेसिमल के इधर नॉन जीरो नंबर है, सॉरी जीरो है, नॉन जीरो नहीं है, तो हमें नॉन जीरो नंबर लाना है इस साइड. तो इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा 2 के इधर. तो नंबर बन जाएगा 2.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर. कितनी प्लेसेस शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो स्मॉल नंबर है तो -8. क्लियर है? तो ये हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी. अब फोर्थ देखते हैं. The volume of the earth is approximately this times the volume of the sun. Express this figure in usual form. अब इसको usual form में लिखना है, तो 7.67 into 10 raised to the power -7 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ अपॉन 100 into 10 raised to the power -7. तो 767 into 10 raised to the power -7 -2. तो 767 into 10 raised to the power -9. तो 767 अपॉन 1 2 10 रेज़ टू द पावर 9 नीचे पॉजिटिव हो जाएगा. तो अगर इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो क्या बन जाएगा 7 6 7 3. 9 प्लेसेस छोड़नी है, 3 छोड़ दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट. ठीक है, तो आंसर इज 0.0000000767. दिस इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस नंबर. ठीक है. सो द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर इज कंप्लीटेड. आई होप यू एंजॉय दिस डिस्कशन. Do subscribe our channel so that you can get an update. Thank you.